नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं परिवारवाद की परंपरा। दरअसल परिवारवाद को लेकर भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही इस मामले में सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुट जाते हैं। कांग्रेस में तो परिवारवाद जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं रहती। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी रास्ते को चुना है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद का उपयोग विपक्ष पर हमला करने के लिए करती है। प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई चेहरों को प्रत्याशी बनाया है जिनके परिवार के लोग पहले भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रह चुके हैं। कांग्रेस में खुद दिग्विजय सिंह, नकुलनाथ, कमलेश्वर पटेल, सिद्धार्थ कुशवाहा, अरुण श्रीवास्तव जैसे कई चेहरे हैं जो परिवारवाद के कारण ही राजनीति में हैं। यह सभी इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर उतरे हुए हैं। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनीता नागर जैसे चेहरे शामिल हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने वाले दोनों प्रमुख दल परिवारवाद से अछूते नहीं हैं। यही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, अन्य छोटे दलों में भी परिवारवाद या वंशवाद देखा गया है। सियासत में सिंधिया का परिवारवाद किसी से छिपा नहीं है। उनके परिवार के कितने लोग रहे हैं, जनसंघ के समय से रहे हैं और अब भी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से प्रत्याशी हैं। गुना से सिंधिया मैदान में है। यहाँ एक बात है कि ये जो गुना क्षेत्र है, ये इलाका सिंधिया की रियायत का हिस्सा भी रहा है। इसी तरह से प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह की राजनीति में परिवारवाद की वजह से है। उनके पिता बलभद्र सिंह विधायक रहे हैं, उनका बेटा भी विधायक है। यही नहीं, उनके भाई सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस और के संगठन के कई अहम पदों पर रहे। इस बार चुनाव में वे अपनी परंपरागत सीट राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ताल्लुक भी राज परिवार से है। राजगढ़ की मौजूदा लोकसभा सीट भी उनकी रियायत का हिस्सा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा परिवारवाद का सबसे बड़ा नाम है अनीता चौहान। वे झाबुआ लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी हैं। उनके पति नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। इसी कड़ी में शहडोल की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिमाद्री सिंह का नाम भी आता है। हिमाद्री सिंह के माता पिता भी शहडोल से सांसद रह चुके हैं। उनका ताल्लुक कांग्रेस से था। हिमाद्री भाजपा में है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का नाम इसी कड़ी में जुड़ता है। उनके पिता कमलनाथ 1980 से छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मौजूदा सांसद नकुलनाथ हैं, वे फिर से चुनाव मैदान में है। दूसरा बड़ा नाम आता है कमलेश्वर पटेल का। उन्हें कांग्रेस में ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है। उनके पिता इंद्रजीत कुमार 7 बार विधायक रहे और प्रदेश सरकार मंत्री रहे। कमलेश्वर पटेल खुद 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। सतना से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए सिद्धार्थ कुशवाहा भी परिवारवादी राजनीति का चेहरा है। उनके पिता सुखलाल कुशवाहा सतना से बसपा के सांसद रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा को हराया था। अब सिद्धार्थ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव के मैदान में है। गुना से कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के पिता राव देशराज सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक रहे हैं। लंबी फेरिस्त है कि वर्तमान में कौन कौन प्रत्याशी हैं, उनके परिवार के कौन कौन लोग क्या क्या रहे हैं, क्योंकि छोटी राजनीतिक दल भी जो हैं वो इससे अछूते नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये भी एक बात मानी जा रही है कि जो वर्तमान 2 प्रत्याशी हैं उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी कनेक्शन रहा है और रिश्ता रहा है, उनका नाता रहा है। परिवारवाद का आरोप एक दूसरे पर सभी लगाते हैं, खुद परिवारवाद से अछूते नहीं रह पाते हैं। फिर जब एक उंगली किसी पर उठाई जा रही तो बाकी 3 उंगली खुद की तरफ तो रहती है, ये तो जग जाहिर है। फिर ऐसे में एक उंगली उठाना क्यों? और परिवारवाद के बिना क्या राजनीति नहीं चल सकती, और चल सकती है तो फिर दूसरे पर आरोप क्यों? तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ हैं। केदार सिरोही जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मदन तिवारी जी हमारे साथ हैं। मदन तिवारी जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आना चाहूँगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास कि बात कर रहे हैं हम वंशवाद की, बात कर रहे हैं परिवारवाद की। कांग्रेस की ऐसी लंबी फेहरिस्त है कि जो प्रत्याशी वर्तमान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार में बहुत सारे लोग रहे हैं जो कभी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है और मैदान में उतारा है जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति है। परिवारवाद और राजनीति, वंशवाद की परंपरा, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए सूरज जी, परिवारवाद वाली जब राजनीति के विषय के लेकर हम बात करते हैं
तो दो चीजें होती कि अध्यक्ष का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा, पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हमने इस चीज का विरोध करा है। हमने ये कहा है कि किसी परिवार में एक या एक से ज्यादा व्यक्ति सक्रिय राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से अपने हिस्सेदारी को प्रदर्शित कर सकते हैं। जी। दूसरी तरफ जिस तरह से बात की गई अनीता नागर जी की, हाँ। मुझे बताइए अनीता नागर जी का डायरेक्ट अप्रोच नाम है। उसके पहले वो जिला पंचायत सदस्य रही, उसके पूर्व में जिला पंचायत की 2 बार अध्यक्ष रही और उसके पूर्व में भी सक्रिय राजनीति में उनकी हिस्सेदारी थी। हिमाद्री सिंह जी की अगर बात करते तो 2019 में उनके परिवार जो घोर कांग्रेसी था, वहां से उनकी शादी और पलायन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के परिवार में, और उसके बाद धरातल पर पूर्व से कार्य करना और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जनता के मद में कार्य करते हुए टिकट प्राप्त करना और लोकतांत्रिक तरीके से जीत कराना। इन दोनों बातों में फर्क है। अध्यक्ष के बेटे को अध्यक्ष मनोनीत कर देना, प्रधानमंत्री के बेटे को प्रधानमंत्री मनोनीत कर देना, हमने जो कहा है उस चीज का विरोध है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहां देखिए एक ही पार्टी के सर्वे सर्वा, पंजाब की बात देखिए एक ही पार्टी के सर्वे सर्वा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, डीएमके, मतलब एक ही परिवार के लोग विभिन्न दलों में रहेंगे, एक ही परिवार के लोग सर्वे सर्वा रहेंगे। हमने उस चीज का विरोध करा है। हमने इस चीज का विरोध कदापि नहीं करा है कि एक परिवार में एक से ज्यादा लोग सक्रिय राजनीति में उपयोगी रूप से जनता के मध्य में काम करते हुए अगर टिकट पाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से वो जनता के साथ। मतलब यदि एक परिवार में 4 सांसद हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, यदि दो विधायक हैं अलग अलग क्षेत्रों से, तो वो परिवारवाद नहीं है। अच्छे शब्दों से आपने परिभाषित किया। केदार सिरोही जी, आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा कि एक परिवार की राजा का बेटा राजा, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, इसका उन्होंने विरोध किया है। वो परिवारवाद की एक अलग परिभाषा है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्तमान में प्रत्याशियों की, कि कांग्रेस के बहुत सारी नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कि उनके परिवार में कभी कोई सांसद रहा तो वो सांसद के प्रत्याशी हैं, उनके परिवार में कोई विधायक रहा, उनके परिवार में कोई अध्यक्ष रहा है तो वो सांसद के प्रत्याशी बन गए हैं। इस पर आपका अभिमत क्या है? देखिए, मुझे प्रेम व्यास जी ने क्या कहा वो समझ में नहीं आया। आपकी वॉइस क्वालिटी इधर बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मेरा एक ही भाजपा के बारे में एक ही मामला है कि खाता न बही। हाँ। जो भाजपा कह दे वो सही। ठीक। इनकी डेफिनेशन सुबह 6 बजे चाय के साथ अलग होती है, 9 बजे नाश्ते के साथ अलग होती है, 12 बजे खाने के साथ अलग, और रात में सोते समय अलग है। इनके नियम क्या है? आज परिवारवाद हमारे लिए अलग और इनके लिए अलग है। ये आज इनकी पार्टी में एक नया तरह का काम चल रहा है। जो इनके पैरामीटर में आता है उसके लिए परिभाषा बदल देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस दुविधा में आ चुकी है कि ये हर दिन नियम बनाती है, हर दिन नियम तोड़ती है। पहले इन लोगों ने 70 साल का नियम लाए थे, मोदी जी जैसे ही 70 साल के हुए नियम गुड बाय। फिर इनने परिवारवाद की बात कही थी। अब परिवारवाद का तो आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में सब जगह बता ही दिया। अभी राजवंश को और लेके आए। 12 राजघरानों को लेकर आए। फिर फिल्म के हीरो को भी लिया है, भगवान राम जी का किरदार करने वाले को भी लिया है। फिर समझ ही नहीं पड़ी, फिर भी नैया डूबती दिखी। वो कांग्रेस के जितने भी थे उनको लिया है, फिर भी झटपटाहट कम नहीं हुई। तो फिर ईडी सीडी के दबाव में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, चाहे नवीन जिंदल हो या और कोई अजीत पवार, सबको लिया है। तो भाजपा एक अलग ही तरह की विचारधारा है। मैंने एक शब्दों में यही कहा कि इनके न तो नीति है, केदार सिरोही न नियत है और न नेता है। केदार सिरोही जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की विचारधारा है, तो कि इसका आशा हम ये समझेंगे कि कांग्रेस अभी तक भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाई है? सर एक बार रिपीट करना पड़ेगा। मेरा जैसा भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की विचारधारा है, तो इसका आशय कहीं ये तो नहीं कि कांग्रेस अभी तक भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं पाई कि वो विचारधारा क्या है? सर भारतीय जनता पार्टी को कौन समझेगा? जो सुबह उठ के झूठ बोलती हो, जो शाम को उठ के झूठ बोलती हो, जिसका काम सिर्फ कारपोरेट घरों को बढ़ाने का, जिनका काम है कि धर्म राजनीति में धर्म ला के भ्रष्टाचार करने का है। इनके पास विजन कहाँ है? इनके पास
इन्होंने डॉक्टर प्रेम व्यास सरकारी जी, आ रहा संपत्ति हूं। बेचने का काम किया है, जी इन्होंने रोजगार खाने का काम किया है, हाँ। इन्होंने किसानों को सबसे घाटा देने का काम किया, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, इन्होंने देश के आइट साइड के जितने देश है उनसे सबसे व्यवहार खत्म कर लिए। इंटरनेशनल जो ट्रेड की बात होती है, विदेशी घाटा हमारा बढ़ता जा रहा, रुपए की वैल्यू हर दिन गिरती जा रही है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास विचारधारा ठीक है, है कहाँ पे? केदार सिरोही जी, एक विचारधारा ठीक है। है वो आप लोगों को डराने की, हाँ। मीडिया को डराने की, प्रशासन को डराने, वो विचारधारा से हम लोग संबंध नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है, हम वापस लोग आता हूँ आपके लोकतांत्रिक पास विचारधारा में। के लोग हैं। ठीक है, वापस आता हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं केदार सिरोही जी के वक्तव्य पर, आप अपनी बात रखें, फिर और मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, नेता, निर्णय, नीति और नेतृत्व क्या होता है? और उसमें एक पॉइंट के ऊपर जब दिग्विजय सिंह साहब ने बोलने का प्रयास करा तो कह दिया कि उसको पढ़कर देख लो। ये नेता, नीति, निर्णय और नेतृत्व। इन्होंने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। 640 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है फॉरेक्स रिजर्व। कहां बैठे हैं आप? 10वीं से 5वीं पोजीशन पर भारत की अर्थव्यवस्था आ चुकी है। कहां बैठे हैं आप? 1 लाख स्टार्टअप खुल चुके हैं। कहां बैठे हैं आप? आपका जो विरोध है वो हिंदुस्तान से है। मुख्य रूप से समस्या ये है 1936 में जो मुस्लिम लीग ने जो अपना वो जारी कर रहा था, सेम वैसे ही आपने जारी कर दिया है और आप जनता को जवाब नहीं दे पा रहे। कॉन्फ्रेंस करता है और नेतृत्व उस बारे में बात नहीं करता। को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर ओपीएस की बात आपने महिलाओं को लेके कहा झूठ, 1 लाख रुपए देने की बात करिए। 80 करोड़ गरीब परिवार है, मतलब 80 करोड़ है। बजट क्या होता है इसकी आपको जानकारी है? आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई, 14 तक आप लेकर बैठे। आपके पास असल झेलने की होती नहीं है, घोषित करने का समझने की वही भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख करोड़ रुपए का स्टेटमेंट उठा के लिया। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, केदार सिरोही जी, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ हैं, एमएसपी की विरोधी है। हम सभी से चर्चा करेंगे और मेहमान हम वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। और इस समय रमाकांत पटेल जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है वंशवाद की, बात हो रही है परिवारवाद की। हालांकि अभी इस कुछ घटनाक्रम जो हुआ उससे पहले तक आम आदमी पार्टी इस आक्षेप से कहीं ना कहीं बाहर थी, इस दायरे से कहीं बाहर समझी जा रही थी। लेकिन पिछला कुछ जो घटनाक्रम हुआ है कि जो मुख्यमंत्री हैं यदि वो जेल चले गए हैं, यदि उन पर आरोप लगा है, तो भावी मुख्यमंत्री जो हैं उनकी पत्नी होंगी, तो वो भी परिवारवाद के दायरे में आ रहा है। इस पर आपका अभिमत। और अभी तक जो चर्चा हुई है वंशवाद परिवारवाद को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, या अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा। तो इस आक्षेप को भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रही कि कांग्रेस पर उंगली उठाती रही, और भारतीय जनता पार्टी में ये रीति नहीं है। देखिए सूरज जी, बिल्कुल आपका सही सवाल है और मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा, मुद्दे से नहीं भटकूंगा। आम आदमी पार्टी के संबंध में आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो उनकी पत्नी क्या मुख्यमंत्री बनेंगी। हाँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी के आप किसी प्रवक्ता का, किसी मंत्री का बयान सुनेंगे, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है और वही रहेंगे। एक बात। अब दूसरी बात आ जाती है, अभी तक की चर्चा में जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो यहाँ वहां की बात करने लगते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि अमित शाह का बेटा जय शाह है कि नहीं है, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह है कि नहीं है, नारायण राणे का बेटा नीलेश राणे है कि नहीं है, सोनेलाल पटेल जी की पुत्री अनुप्रिया पटेल है कि नहीं है, माधवराव सिंधिया का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि नहीं है, गंगाधर का बेटा देवेंद्र फडणवीस का बेटा देवेंद्र फडणवीस है कि नहीं है, प्रेम कुमार धूमल के अनुराग ठाकुर और रिजिश खारू के किरण रिजिजू। तो ये इन पे नहीं बोलेंगे, ये यहाँ वहां की बातें करेंगे। ये जो करें वो सही, न खाता न बही, जो भाजपाई कहें वही सही। तो ऐसे नहीं चलेगा कि जो भाजपा कह दे कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है। सबूत कहते हैं कि पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। कुछ गोदी मीडिया के माध्यम से
ये लगातार अपनी आईटी ट्रोल, आईटी सेल के माध्यम से लगातार। रमाकांत पटेल जी, ये जो शब्द आपने कहा है गोदी मीडिया, कुछ आप एक मीडिया हाउस में बैठे हैं इस समय, मीडिया हाउस के स्टूडियो में हैं। आपके चैनल के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आपका सम्मानित चैनल है और सही चीजें दिखाता है। मैं भी इस चैनल में बैठता हूं। मैं कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, तो उनके माध्यम से जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है उससे देश की जनता छूती नहीं है। देश की जनता भी देख रही है कि लगातार षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और देश की जनता यह भी देख रही है कि हाँ, कैसे दबाव डाल के ऐसी कंपनियों से हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वसूला है। अब हम विषयांतर हो रहे हैं, जो घाटे में रही है। जी रमाकांत जी, हम विषयांतर हो रहे हैं, विषय पर वापस आऊंगा। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी कम शब्दों में बात रखें, क्योंकि मदन तिवारी जी से भी उनका अभिमत मुझे लेना है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए रमाकांत जी थे कि 6 महीने पहले कहते थे एक ने बेच दी, एक ने खरीद ली। अब केजरीवाल जी थे जो 2014 में दिल्ली में मैदान में खड़े होकर बोलते थे आरोप लगते ही पद त्याग देना चाहिए, सुविधाएं नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में 50 करोड़ फर्जी आरोप लगा करके सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। फर्जी आरोप लगा करके सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। घोटाले करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हिम्मत है तो बोलिए अजीत पवार के बारे में, छगन भुजबल के बारे में, हसन मुश्रीफ के बारे में। हिम्मत हो तो बोलिए मुकुल राय के बारे में, कपिल पटेल के बारे में। इनके बारे में क्यों नहीं बोलते? जिंदल के बारे में क्यों नहीं बोलते? इन्हीं को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी कहते थे, अब उनको आप ईमानदार कहते हो। वॉशिंग मशीन में धो के लाए हो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में, नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर से धो के लाए हो आप। ये सारे ईमानदार हो गए जिनको कल तक आप भ्रष्टाचारी कहते थे, वो भाजपा में आ गए तो ईमानदार हो गए। इस प्रकार का पैमाना है। अरे चंदा लेने का काम, रिश्वत लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आरोपी आप आम आदमी पार्टी को बनाते हो, झूठ बोलने का काम करते हो। आप ये बताइए कि रमाकांत जी वापस आता हूँ आपके पास। ठीक है रमाकांत जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी वापस आऊंगा। मदन तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं जानना चाहूंगा मदन तिवारी जी आपसे कि हम वंशवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं और ये एक परंपरा चल निकली है। यदि हाँ ठीक है, यदि कोई लायक है, कोई सक्षम है और वो चुनाव जीत करके वैधानिक तरीके से आता है, चाहे वो किसी भी परिवार से, उनके पिता, उनकी माँ, उनके भाई, उनके परिवार में कोई राजनीति में रहा है, वर्तमान में सक्रिय है, यदि कोई विधायक हैं, उनके पुत्र यदि सांसद का चुनाव लड़े तो ठीक है, यदि वो सक्षम है तो लड़ लेंगे, लेकिन और जीत भी जाएंगे। इस पर यदि एक दूसरे पर फिर हमलावर होने की आवश्यकता क्यों है? देखिए सूरज जी, क्या है कि वास्तविकता पे यदि हम जाने जी, तो वास्तविकता में ये हो रहा है कि अंधभक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जन्मदाता है। वंशवाद और परिवार की जन्मदाता अंधभक्ति है। चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो, चाहे वो आप पार्टी का वर्तमान का परिदृश्य के समय की बात हो। इस समय जो अंधभक्त हैं, चाहे उनके सत्ता के लोग हों, चाहे उनके विरोधी लोग हों, चाहे आम जनता हो, ये यदि अंधभक्ति की ओर आगे बढ़ेगी तो आने वाला समय देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। रही बात परिवारवाद में, भतीजावाद है, परिवारवाद है, वंशवाद है और ये इतना ज्यादा चरम पे आ चुका है कि जो वास्तव में योग्यता है, तो योग्यता जो है वो छुप गई है। योग्यता को मौका ही नहीं मिल रहा है। और जो अयोग्य है, जिनकी क्षमता नहीं है बात करने की, बोलने की, मीडिया के सामने उनके प्रश्नों के उत्तर देने की, लेकिन जो फट्टीधारी लोग हैं, जो जीवन अपना दांव पे लगा के पार्टियों के लिए सेवा की है, वो जो योग्य हैं, जो कुछ करने की अपने आप में उनमें प्रतिभा है, लेकिन उन्हें मौका ना देकर परिवार के लोगों को ही मौका दिया जाए। कार्य कर रहा है, जिसके अपने व्यक्तित्व में बल है, जो देश के समर्पण के लिए काम कर सकता है, उसको नजरअंदाज करके वास्तव में हर पार्टी की बात करो, मैं किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति पार्टी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी जो है अंधविश्वास की जो है मजबूर है, कार्यकर्ता ही मजबूर है, और विरोध नहीं कर सकता। विरोध ना करना या अपना प्रेजेंटेशन ना दे पाना, यही बहुत बड़ा जन्मदाता है आपके परिवारवाद और वंशवाद का। और यदि ये स्थिति बनती है और बनते कि कोई प्रयास ऐसा लग रहा है कि मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि इसको वो तोड़ने में सफल हो जाए। यदि वो सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है
वो वास्तव में जो योग्यता आधारित के जो आरक्षण की परिस्थिति वर्तमान में बनी है जी, वो स्थिति इस पे हावी ना हो पाए। यहाँ सिर्फ ये रहे कि जो योग्य है वो पावर में जाएगा, वह अपने देश के विकास के बारे में सोचे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देश का भला होगा। अन्यथा परिवारवाद और वंशवाद एक घूस की तरह है, देश को निगल लेंगे और व्यवसायिक हो या देश के मतलब उत्खनन का मामला हो, ये सब आर्थिक रूप से बलवती होंगे, अपने लोगों को बलवती करेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ देश का और क्षेत्र का नुकसान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं, यदि इस विचारधारा में परिवर्तन आएगा, विचारधाराओं में संशोधन किया जाएगा, तो ये चीजें हो सकती हैं। केदार सिरोही जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो बात अभी मदन तिवारी जी ने कहा कि यहाँ एक व्यक्ति के प्रति आस्था हो गई, एक परिवार के प्रति यदि आस्था हो गई है, क्योंकि अभी जो वर्तमान का परिदृश्य हमने देखा है, निकट भूतकाल में जो घटनाक्रम हुआ है कि कांग्रेस के या अन्य दलों के कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया और लाखों लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। उसमें हमने देखा कि यदि कोई एक क्षेत्र विशेष में कोई एक नेता सक्रिय है तो उसके जितने समर्थक हैं, उस परिवार के जितने समर्थक हैं, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। यदि ये चीज वो कार्यकर्ताओं की आस्था व्यक्ति के प्रति ना होकर के पार्टी के प्रति होती तो केवल एक व्यक्ति ही जाता। वहां के सारे कार्यकर्ता, हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा से गाड़ी भर के आ रही है, हम देख रहे हैं दूसरे क्षेत्रों से कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यदि ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं तो उस मंच पर सैकड़ों कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं, दूसरे दल के सदस्यता ले रहे हैं। तो ये चीजें तब नहीं हो पाती। मदन तिवारी जी ने जो बात कही, तो ये कांग्रेस में कभी ये चीजें आ पाएगी कि कार्यकर्ताओं की आस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण पार्टी के प्रति हो, ना कि व्यक्ति के प्रति हो? सूरज जी, इस पर मैंने खुद भी अपना मंथन किया है जी। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबा समय, ये मेरा पार्टी की तरफ से बयान नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है जी। ये 125 साल पुरानी पार्टी हो गई है जी। 80-90 तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिस तरह संगठन पे काम कर रही है, इस तरीके से हम लोग भी संगठन आधारित पार्टी रहे जी। हमारी यूथ कांग्रेस थी, हमारा सेवा दल था, मेन कांग्रेस थी, फार्मर विंग, महिला विंग, तमाम जगह हमारा एक केडर बेस था, उसमें सेवा दल का हमारा बहुत बड़ा और यूथ कांग्रेस का बड़ा रहा था जी। फिर 80 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि संगठन पे हमारे विधायक है का पावर बढ़ता गया, और जैसे जैसे विधायकों का पावर बढ़ता गया वो एक गुटी राजनीति में आ गए थे, उसमें कोई नहीं कहने में जी। और उसके बाद में हम लोग एक मार्क्सवादी पार्टी बन गए, संगठन से हटा, विधायकी वाली पावर पे गया, तो एक तीसरा सेगमेंट हमारे साथ डेवलप हो गया जी। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारी पार्टी में इस चीज पे बड़ा जोर दिया जा रहा है और हम लोग संगठन की तरफ अच्छे से बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में जी कांग्रेस एक अच्छे स्ट्रक्चर में जी आपको खड़ी हुई दिखेगी। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब से विधायकी पावर में आई है हाँ। तो विधायक अपने समर्थकों के साथ खड़े होते हैं जी, संगठन में अपने लोगों को डाल देते हैं हाँ। उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं हाँ। तो कोई भी दल हो हाँ। भाजपा में देखिए ना जी, शिवराज जी कॉम्पिटिटर थे, मोदी जी ने उनको गुड बाय कर दिया, ठीक है मोहन यादव जी के 3-4 कॉम्पिटिटर है जी, वो उनको बेचारों को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, तो लेकिन ये बड़ी बात है केदार जी की कि आपको शिवराज जी की चिंता है, आपको उन लोगों की चिंता है जिन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगा। बड़ी बात कही है केदार सिरोही जी ने, हालांकि उन्होंने एक मिनट और ले जी। प्रेम ब्याज है, अब इन जैसे लोगों की बड़ी परेशानी है। हमारे यहाँ से जितना भी ये शाम तक करप्ट कहते रहते हैं हाँ। इनके आज हाथ जाके खड़ा हो जाता है हाँ। और ये इतने सिस्टमेटिक लोग हैं, बिना सवाल किए हाँ। दूध का धुला और जिंदाबाद करने लग जाते हैं उसका। ठीक है, मुझे तो इनके कार्यकर्ताओं पर तरस आता है कि काम कर रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। सभी मेहमानों से आग्रह है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कुछ कहना चाहें, अपनी बात रखें। और सवाल जैसे कि अभी डॉक्टर केदार सिरोही जी ने बहुत अच्छी बात कही, हालांकि उन्होंने कहा कि ये पार्टी का वक्तव्य नहीं है, मेरी निजी राय है, और उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की जो वर्तमान अवस्था है वो इसलिए कि जहां संगठन की व्यवस्था थी वो गुटी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, बड़ी बात है। नेशनल न्यूज चैनल पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और यह भी कहा है कि आगामी भविष्य में, निकट भविष्य में संगठन फिर से मजबूत होकर खड़ा होगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी,
देखिए, दो बातें होती है। जैसे उन्होंने कहा, मैं दोनों बातों का खंडन करता हूं। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी, तो आप ये मानते हैं कांग्रेस के मित्र के पूर्व में भ्रष्टाचारी थे जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए? मतलब भाई, साल से आप भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण कर रहे थे। सिरोही जी, आप बीच में ना बोले, क्योंकि मैं अभद्रता नहीं करना चाहता। मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी थी। अभद्रता मेरे शब्दों में अभद्रता नहीं करना चाहिए। सूरज जी, सूरज जी, आप समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, सभी अपने अपने समय में अपनी बात पूरी कर लें। ये पूर्व से ये कृत्य कर रहे हैं, इनकी बात मैंने सुन ली। आप अपनी बात रखिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अपनी बात रखिएगा जी। देखिए, तो ये मतलब कांग्रेस मानती है कि भ्रष्टाचारी हमारे भीतर थे और इतने सालों से उनका भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण हम कर रहे थे। दूसरी बात है, एक पर भी अगर जांच बंद हो गई है तो मैं दावा और चैलेंज कर रहा हूं, नाम बता दीजिए। तीसरी बात है, जो इन्होंने कहा संगठन खड़ा होगा, संगठन जब खड़ा होगा जब आपका उस संगठन के प्रति अपने आदर्शों का निर्वहन करेगा। आप राम विरोध है, आप सनातन के विरोध में, आप आमजन के विरोध में, और अभी जो मैनिफेस्टो आया है कर दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा तुष्टिकरण जो आपके मध्य में व्याप्त है, उसके कारण आपके नेता और कार्यकर्ता आपका साथ छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो स्थिति अब बताइए कि वास्तविकता क्या है। आपके रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि यहाँ तमाम चीजें हुई कि मैनिफेस्टो को लेकर बात हुई है और कांग्रेस के संगठन की बात हुई है और भ्रष्टाचारियों को लेकर जो बात हुई, हम बात कर रहे हैं अपने विषय पर वापस आते हुए चाहूंगा कि वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है, क्या वास्तव में जो बात मदन तिवारी जी ने कही कि आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि यदि यही परंपरा रही, वंशवाद की यही परंपरा रही, परिवारवाद की, तो भारतीय राजनीति का वह गौरवशाली इतिहास कहीं इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? निश्चित तौर पे तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना चाहिए जी कि दूसरों पे आप आरोप लगाते हैं। जब आप आरोप लगाते हैं किसी की तरफ तो एक उंगली तो उसकी तरफ होती है लेकिन चार उंगली खुद की तरफ होती हैं। इसलिए इनको बताना चाहिए कि क्या अमित शाह के बेटे जय शाह है कि नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है कि नहीं। ये रिपीटिशन ना हो, समय की सीमा है, एक बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात रखें रमाकांत जी। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आजकल केवल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास झूठ के अलावा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। देश की जनता को गुमराह करते हैं, प्रोपोगंडा तैयार करते हैं, बदनाम करते हैं विपक्षियों को, इसके अलावा कुछ नहीं करते, देश को लूटने का काम करते हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी, 10 सेकंड अपनी बात रखें, समय हो चुका है क्योंकि तिवारी जी से भी अंतिम वक्तव्य लेना है। देखिए, मैं दो बातें कह दूंगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक बार प्रोसीडिंग्स पढ़ ले। दूसरी चीज है, क्या संजय सिंह जी इतने सालों तक गलत बोल रहे थे? एक परिवार की पार्टी, वो वीडियो एक बार चला दीजिए। चलिए ठीक है, अपने अपनी बात रखिए। मदन तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा, कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया, वंशवाद की राजनीति से देश का क्या हश्र हो सकता है? देखिए, स्पष्टता ये है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास, नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी और पावर का पूर्ण रूपेण दुरुपयोग, मतलब ये मान लगे कि हम अपने लोगों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे सहकर्मियों को, हमारे परिवार के लोगों को वजनदारी के साथ स्थापित कर सके, ये सोच के साथ जो वर्तमान कार्य चल रहा है, ये देश की राजनीति के लिए, देश के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए सब में ये बहुत नुकसानदायी रहेगा। और यही स्थिति हर जगह आके बनी है, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, पहले उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है, वहीं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्पित परिवारजन होते हैं, उनकी चिंता होती है। थर्ड राउंड में उनके जो अंधविश्वास होते हैं, उनकी चिंता होती है। तो उस चिंता के कारण और इच्छा शक्ति की कमी के कारण, अंधभक्ति के चलते हुए कहीं ना कहीं परिवारवाद और वंशवाद आगे बढ़ता है और वह वास्तव में देश के लिए बेहद नुकसानदायी है। वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति, जो कारण बताए हैं कि कहां कहां वो गुटिया संगठन बढ़ जाता है और कहां इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कहां चिंता बढ़ जाती है कि देश की चिंता होने के बजाय परिवार की और फिर अपने भक्तों की और फिर अपने समर्थकों की चिंता होने लगती है। यदि यही राष्ट्र और राजनीति की चिंता हो, राष्ट्र के प्रेम की चिंता हो यदि इस बात में, तो देश की विकास की गति को और ज्यादा पहिए लगाए जा सकते हैं। हालांकि बिंदु और है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, केदार सिरोही जी, रमाकांत पटेल जी, मदन तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं परिवारवाद की परंपरा आज भी जारी है, लेकिन ये परंपरा कब रुकेगी? क्योंकि यदि ये परंपरा निरंतर रही तो क्या योग्यता और जो बात कही जाती है कि जिताऊ प्रत्याशी, कि हर राजनीतिक दल सोचता है कि जिताऊ प्रत्याशी हो, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी बनाम परिवारवाद यदि आ जाता है तो फिर पार्टी का हश्र क्या होगा, देश का हश्र क्या होगा और परिवारवाद और वंशवाद की परंपरा देश की राजनीति को किस ओर ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।